हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर का ये पेपर है 30 जनवरी 2023 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसे ही आज हम लोग 30 क्वेश्चन यानी कि सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रगति के अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकास का वह कौन सा मतलब कि क्षेत्र होगा जिसमें कि विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करेगा। स्वयं के और दूसरों के भावनाओं के प्रगति के बारे में जानने का प्रयास करेगा, तो वह विकास का कौन सा क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। तो इस तरह का जो संवेगात्मक विकास होता है तो इसमें जो है व्यक्ति स्वयं और दूसरों के भावनाओं के प्रगति को जो है जान पाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का कौन सा सिद्धांत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होते हैं। तो आपको बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु मतलब कि समग्र यानी कि संपूर्ण निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो एकीकरण का सिद्धांत जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एकीकरण वर्ड जहाँ भी आपको दिखे, एकीकरण वर्ड आपको जहाँ भी दिखे तो वह आप लोग मतलब कि टिक करेंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटना सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा सामाजिक घटक है यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक घटक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे स्कूली माहौल है, तंत्रिका संबंधी विकार है, जैविक प्रवृत्तियाँ है, उसके बाद आनुवंशिक बनावट है। तो आपको इन सारे ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 जो स्कूली माहौल है। तो स्कूली माहौल क्या होता है कि यह बच्चों को जो है सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है, स्कूली माहौल जो कि उससे प्रभावित करता है। तो स्कूल का माहौल यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जीन पियाजे। तो बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है 0 से 2 वर्ष होता है, 2 से 6 वर्ष होता है, 6 या 7 वर्ष होता है, फिर 7 से 11, 11 से अधिक वर्ष होता है। तो इस तरह से यहाँ जब 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कौन सा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन या पलटवा। तो प्रतिवर्ती चिंतन या राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फिर जीन पियाजे से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है जीन पियाजे जो है साहब जो है 4 प्रकार के जो अवस्था दी है, जिसमें कि संवेदी मतलब कि संवेगात्मक जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष होते हैं, मतलब कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होता है जिसमें कि 6 या 7 वर्ष से 11 वर्ष होते हैं, 2 से होते हैं 0। तो पहला हो गया आपका संवेदी गौमक अवस्था जो होता है 0 से आपका हो गया कितना, 0 से हो गया 2 वर्ष। उसके बाद दूसरा वाला हो गया आपका 2 से 6 या 7 वर्ष होता। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 6 या 7 से आपका 11 वर्ष होते हैं। और जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होते हैं 11 वर्ष से ऊपर होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि
किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने लग जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 11 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, अमूर्त समस्या को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसे हम लोग देखेंगे। नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता के किस अवस्था में है? तो आपको बताना है। तो नैतिकता बच्चे में किस अवस्था में आ जाता है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिसामिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है। कोई अध्यापिका है और वह विद्यार्थियों को एक ऐसा कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे को जो कार्य दे रहा है उस कार्य को जो है बच्चे अपने परिवार के साथ मतलब कि उसमें चर्चा करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वह जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है अध्यापिका का क्या मत है, उस बच्चे में जो है इस तरह का जो कार्य दे रहा है वह संज्ञानात्मक विकास किस तरह महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो एक तरह से जो अध्यापिका बच्चे को कार्य दे रही है, मतलब कि परिवार में अपने सदस्यों के साथ वह एक तरह से चर्चा करेगा, तो एक तरह से समाज से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन कर सकते हैं सामाजिक अंतःक्रियाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ही एक क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देखेंगे। तो इसमें बताया गया, लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाले अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उसके अनुसार जो है अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो इसका यदि आप लोग चारों आंसर पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर को पढ़ने के साथ जो है आप लोग टिक कर सकते हैं। देखिए, जैसे किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होगा। मतलब कि बच्चे को इशारा या संकेत देके आप पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं देना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। किसी भी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित वर्ड जहाँ भी देखे तो आप लोग गलत ही करेंगे। तो सीटेट में जहाँ भी आप लोग प्रोत्साहन की बात आती है, उससे उत्साह बढ़ाने की बात आएगी, तो आपका वहाँ पे राइट आंसर वो हो जाएगा। तो हतोत्साहित सीटेट में एक निगेटिव वर्ड है, तो यह भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा के वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और अगला है, अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। अलग देखना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ के भी अलग कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रिया डैश के द्वारा समामेलित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे क्या है, मानसिक क्रिया। तो ऑप्शन से भी आप लोग टिक कर सकते हैं। मानसिक है तो मनोवैज्ञानिक उपकरण हो जाएगा, तो मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा जो है समामेलित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हावर्ड गार्डनर। तो बहुत ही ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने कि बुद्धि को जो है 8 बुद्धि, मतलब कि 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। तो हावर्ड गार्डनर साहब के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि है? टोटल 8 प्रकार के हैं, एक बुद्धि और जुड़ गए हैं, तो उनमें से टोटल 9 प्रकार की बुद्धि हो जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि है, कितनी प्रकार बुद्धि बताए हैं? तो 8 प्रकार। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशा और इरादे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो इसमें बताना है कि हावर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो बच्चे या जो विद्यार्थी दूसरी की भावनाओं को, इमोशन को, मनोदशा को, फीलिंग को और उसके इरादों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उनमें से किस प्रकार की बुद्धि का
उच्च स्तर होता है। तो यहाँ बता रहा है कि दूसरे की, न कि स्वयं का, तो दूसरे व्यक्तियों की मनोदशा को समझ लेता है तो हो जाता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसमें स्वयं की आता तो अंतर्व्यक्तित्व हो जाता, और दूसरों की भावनाओं को पता कर लेता है जो बच्चे, तो उसमें हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वागोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बच्चों के निजी वाक एवं उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे ऑप्शन और भी पढ़ेंगे तो आप लोग, जैसे भाषा के विचारों को स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं होती है, गलत हो जाएगा। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बाधक होता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इनका जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में। तो यहाँ पे देखिए, लड़का और लड़की दो अलग अलग प्रकार के लिंग है, मतलब कि जेंडर है। तो यहाँ पे देखिए, लड़के अक्सर जो है विज्ञान में अच्छे होते हैं जबकि लड़कियां गायन में अच्छी होती है। तो यहाँ दो प्रकार की लिंगों के बीच एक मतभेद बताई जा रही है, विभेद बताया जा रहा है। तो इस तरह से एक तरह से रूढ़िवादिता है। तो इसमें दो जेंडर रूढ़िवादिता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लड़का लड़की के बीच भेद बता रहा है, अलग अलग लिंग के बीच, तो जेंडर रूढ़िवादिता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता। तो आप लोग को बताना है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसके परिप्रेक्ष्य में विविधता कैसे होती है। जैसे ऑप्शन ए है, डैश को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर बहुव्यसन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल ही मतलब कि गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अलग करना है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है, डैश को अनदेखा करना चाहिए, मानवीकृत पाठचर्या के क्रियान्वित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। डैश को मतलब कि को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं को शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना, ये बिल्कुल ही सही आंसर अभी तक लग रहा है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, को विद्यार्थियों का नवीकरण एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, इस तरह से ऑप्शन जिसमें भी निगेटिव वाली बात आती है वे मतलब कि सीटेट के लगभग क्वेश्चन के जो है आंसर नहीं होते हैं। तो इस तरह से तीसरा जो है बहुत हद तक मतलब पढ़ने से लग रहा है कि उसमें जो है एक तरह से प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापकों को डैश जिनमें शामिल और प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा तो आप लोगों को बताना है। तो इसमें हो जाएगा कि खुले अंत वाले प्रश्न एवं अपसारी चिंतन। तो विद्यार्थियों में जो है समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापकों को जो है एक खुले अंत वाले क्वेश्चन होना चाहिए और अपसारी चिंतन उसमें शामिल होना चाहिए। अपसारी मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसमें चिंतन करें, सोचे, और खुले क्वेश्चन मतलब एक से अधिक जिसमें कि आंसर आए, तो उस तरह के प्रश्नों का जो है मतलब कि इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि खुले अंत वाले हो गए कि एक ही क्वेश्चन के 2-4 टाइप के आंसर आते हैं, तो वो हो गया खुला, और किसी क्वेश्चन का जो है एक ही आंसर आता हुआ बंद हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन ए ज़्यादा बच्चे को हेल्पफुल करेगा, मतलब कि उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो जरूर इससे हम लोग का जो है आंसर निकल जाएगा। जैसे मानवकृत परीक्षणों का समूह का उपयोग करें। तो जैसे आप लोगों को बताए थे कि मानवकृत जैसे ही दिखे तो आप लोग इससे गलत करेंगे। एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, ये भी आपका गलत है। कहा जा रहा है कि रचनात्मक का आकलन के लिए एक विशेष शिक्षक का ही खाली मतलब की ज़रूरत होती है, न कि एक सामान्य शिक्षक का, ये भी गलत बात है। उसके बाद तीसरा में नियमित रूप से विद्यार्थियों का सहयोग के साथ।
उसके बाद चौथा, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। और जो है रचनात्मक आकलन जो बोला जा रहा है कि केवल शुरुआत में या अंत में ही करना चाहिए, ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ जो है रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अनुसार, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपने सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समता बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष के रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से किस कठिनाइयों से संबंधित है। तो इसका जो है गति, एक तरह से गति आता है एक शरीर के अंगों से, यह मतलब कि रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग बिल्कुल राइट आंसर करेंगे, शारीरिक अंगों के समन्वय से इसका संबंध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे देखिए कथन से है और तर्क है, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के समावेशन के लिए मतलब कि समावेशन का वर्ड हुआ क्या कि विद्यार्थी जो है एक वर्ग में बहुत सारे टाइप के विद्यार्थी होते हैं, कोई मतलब कि शरीर से या पैर से मतलब विकलांग होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई अलग अलग कास्ट के होते हैं, धर्म के होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और उसमें जो है एक समावेशन शिक्षा होनी चाहिए। सभी को एक समग्र शिक्षा मतलब एक प्रकार की शिक्षा दिया जाना चाहिए और उसे पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का जो है मतलब विविध प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे तर्क में दिया है, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि उसमें समावेशन की अवधारणा में अधिगम मतलब होता है सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है, उसे अधिगम कहा जाता है। तो बच्चे शामिल है, परंतु उसमें जो भावनात्मक कठिनाइयों से जो जूझ रहे हैं वो बच्चे शामिल नहीं हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या होगा, तो पढ़ के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा चारों ऑप्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जैसे देखेंगे ये तो सही है बिल्कुल, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपका तर्क जो है ये गलत है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है कि मतलब कि विभिन्न प्रकार का उसमें जो है टाइप का यूज करना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, बट इसमें कह रहा है कि उसमें बच्चे शामिल नहीं है। भावनात्मक कठिनाइयों से जो बच्चे जूझते हैं वे शामिल नहीं, वे भी शामिल होते हैं। इसीलिए ये जो है आपका गलत हो जाता है, ये सही होता है। तो ये सही है और इसका आर जो है गलत है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थियों प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। तो आपको बताना कि ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं किसमें अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में जो है ये बच्चे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। विस्तृत तथ्यात्मक मतलब कि बड़े बड़े तथ्यों की जो जानकारी होते हैं इसे याद रखने में क्या होते हैं, मतलब कि रख पाने में उसमें जो ग्रसित होते हैं ऑटिज्म की स्थिति में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि जो बच्चे रचनात्मक होते हैं किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करने में जो सक्षम होते हैं उसकी क्या विशेषता पहचान होती है। जैसे ऑप्शन ए है वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। उसके बाद वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं क्रिएटिव मतलब बच्चे होते हैं वे दूसरों की नकल नहीं करते, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4 में उनकी ध्यान अवधि कम होती है, ये भी गलत है। ये तो ऑप्शन 3 यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, जब वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, जो क्रिएटिव मतलब कि बच्चे होते हैं, कुछ करने लायक बच्चे होते हैं, कुछ नए नए सोचते हैं, तो वह जो स्वतंत्र रूप से नए नए चीज़ों पे थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो वह होते हैं रचनात्मक बच्चे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम खाली जगह डैश मतलब कि डैश से डैश की ओर होनी चाहिए। तो बच्चों के समूह जो है जो भी विचार प्रस्तुत हम लोग करेंगे वह कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो वह जो है
एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। मतलब कि एक पहले आसान, फिर आसान आसान, उसके बाद तब जो है धीरे धीरे उसका लेवल जो है हाई करना है। मतलब कि एक विशिष्ट यानी कि जटिल करना है। तो यहाँ ऑप्शन ए है जटिल से। पहले बच्चे को क्या हम लोग जटिल कम देंगे, उसके बाद सरल देंगे? बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए सामान्य से विशिष्ट, एक पहले उसे आसान देंगे, उसके बाद विशिष्ट देंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही अच्छा है, बिल्कुल ही सटीक बैठता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब कि आसान देंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो मतलब कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और समृद्धि को बल देना स्मृति को बल देना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 जब पढ़ेंगे आप लोग, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, यह बिल्कुल ही नहीं होगा। जैसे और सब पढ़ेंगे, रूपांतरण सृजन ये होगा, पहले ही जानकारी को नए प्रश्नों के लिए प्रयुक्त करना ये भी होगा, उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को कार्यान्वित करना ये भी होगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर आपका अभिकथन दिया गया है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में, अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो एक शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों को अपने चिंतन की प्रक्रिया में सोचने के लिए मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद है कारण में दिया गया है कि अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। सही बात है, ये भी बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए ए और आर दोनों सही है, और ए व्याख्या भी करता है। और जो भी बच्चे होते हैं मतलब कि अपनी चिंतन के बारे में मतलब सीखने के लिए यदि शिक्षक उसे प्रोत्साहित करता है कि नहीं अच्छा है और भी इसी तरह से नए नए चीज़ों पे चिंतन करने की, सोचने की, थिंकिंग करने की ज़रूरत है, तो और अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल का विकास होगा। इससे जो है ऑप्शन मतलब कि ये कारण जो है उसको जो है एक तरह से मतलब कि क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है इसका व्याख्या कर रहा है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी संसाधनों को सुझाता है। तो कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी हम गलत पढ़ रहे थे, यहाँ पे है करण। करण कोई नाम है, मतलब किसी विद्यार्थी का नाम है। तो करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है। करण के पास कोई भी समस्या आता है, कोई भी प्रश्न आता है तो उसका एक से अधिक हल सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधान को सुझाता है। और अक्सर वो जो नए नए मतलब कि हल निकालते हैं और उस समस्या को क्या करता है, सॉल्व करते हैं। यह किस तरह का सोच का उदाहरण है? तो यह अपसारी सोच है, अभिसरण सोच है, नकारात्मक सोच है, तर्कहीन सोच है। जैसे ऑप्शन 4 तर्कहीन, ये बिल्कुल गलत होगा। नकारात्मक निगेटिव वर्ड है, गलत होगा। अभिसरण और अपसारी, अपसारी मतलब होता है बहुत ही अच्छा बड़ा सोचना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहता है? जैसे विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच के संबंध स्थापित होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन है ये। विद्यालय में जो भी गतिविधि हो रही है, सीखने सिखाने की क्रिया हो रही है, विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंध स्थापित होना, और विद्यालय के बाहर जो भी क्रिया हो रही है उन दोनों के बीचों में ये जो है रिलेशन स्थापित होना, यही तो है पर अधिगम प्रभावशाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कक्षा में परिवेश। तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्री प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। जिज्ञासा और रुचि, प्रतियोगिता, कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण तो वर्ड तो बिल्कुल ही सीटेड में जो है निगेटिव वर्ड के तरह काम करता है, तो इस तरह से नहीं होगा। उसके और रुचि बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। और 2 है प्रतियोगिता है और जिज्ञासा। तो यहाँ पे देखिए
करना चाहिए। विद्यार्थियों में जो जिज्ञासा या क्यूरिसिटी के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। तो कक्षा परिवेश में शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए वे विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन, बच्चों में जिज्ञासा देखना चाहिए कुछ नए करने की, मतलब बच्चे में किस तरह की क्यूरिसिटी है, तो इस तरह से आप लोग उसे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है। तो कौन सा तरीका सही नहीं है, जैसे त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, ये सही बात है। उसके बाद है अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियाँ हो, ये भी सही बात है। अब शिक्षक है तो बच्चे कुछ गलत किए तो उसके बारे में जानना चाहिए कि क्यों गलत किया, तो ये भी सही बात है। उसके बाद विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना चाहिए। जो बच्चे गलत किए उसमें एक शिक्षक जो है उसमें सहयोग करेगा, सही बात है। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना उत्तर बता देना, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कहा कि विद्यार्थियों के साथ जो चर्चा करेंगे शिक्षक, उसको पहले आंसर को बता देना चाहिए, फिर बताना चाहिए ऐसे ऐसे हुआ। तो यहाँ पे कहता है कि चर्चा किए बिना उसे उत्तर बता देना, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। योग्यता का वर्धिक महत्व और महारत अभिमुखी लक्ष्य, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना कि भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जैसे बी देखेंगे, हर्ष और उल्लास की भावनाओं चर्चा में भाग लेने को लिए बढ़ावा देती है। ये भावनाओं का संज्ञान का संदर्भ में है कि हर्ष और उल्लास की भावनाओं चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन CDP के कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।